नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में जोरदार हंगामा देखने को मिला। नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने वोटर वेरिफिकेशन पर सवाल उठाया और कहा कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन आखिर क्यों। तो वहीं नीतीश कुमार ने करारा प्रहार करते हुए जवाब भी दे डाला। तेजस्वी यादव के एक बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कदर भड़क उठे कि उन्होंने तेजस्वी को सीधे तौर पर कह दिया, अभी तुम बच्चे हो, कुछ नहीं जानते। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लालू यादव के कार्यकाल पर झांकने की सलाह दे डाली, जब पटना में शाम के वक्त कोई बाहर नहीं निकलता था। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने गिना दिया कि उन्होंने महिलाओं और मुसलमानों के लिए कितना काम किया है। नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण समेत तमाम मुद्दे नीतीश ने गिना दिए। यानी बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने विपक्ष के तमाम आरोपों का करारा जवाब दे दिया। कानून व्यवस्था, महिलाओं के लिए काम और विकास के मुद्दे पर उन्होंने खरी खरी सुनाई। दूसरी तरफ यह भी बता दिया कि मैं पूरी तरह से फिट हूं और उपराष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चाओं को उन्होंने विराम दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश ने बता दिया कि बिहार में अभी भी वो महागठबंधन का नहीं बल्कि एनडीए का सीएम चेहरा है और कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है। पहले आपको सुनाते हैं नीतीश और तेजस्वी के बीच तीखी नोकझोंक क्यों। पहली बात कि डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर। अब तो समय भी खत्म हो गया। कहां से 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया। लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड का मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, बिना अध्ययन करके आते ये तो दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। यादव का हमला भी आपने सुना। तेजस्वी यादव हमलावर थे बिहार सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, एसवाईआर के मुद्दे पर। लेकिन जब नीतीश बाबू ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने तेजस्वी यादव को चुप करा दिया। उन्होंने पूरा याद दिलाया कि किस तरह से उनके माता और पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का कार्यकाल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान का जो पैनल है वो जुड़ रहा है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ
हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया, और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया। तो सुना आपने नीतीश कुमार का प्रहार, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ भूपेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सुरेश पासवान जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। और हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। एक सियासी गलियारों में चर्चा थी। चर्चा ये थी कि नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति जो है वो बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो रही है। सियासी गलियारों में उनके नाम को फ्लोट कर दिया गया। सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चुप्पी कब तोड़ेंगे, नीतीश कुमार कब बोलेंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार जब सदन में बोले तो उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। पहला कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक है। दूसरा, महिलाओं की और पसमानदा मुसलमानों की उन्होंने बात की। और तीसरा, उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जो टेन्योर में जो जंगल राज था उसकी भी बात उन्होंने कही है। यानी कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति पद पर जो उनके जाने की चर्चा थी उसको विराम लगा दिया। इसके मायने यही हैं कि एनडीए का जो चेहरा होंगे बिहार में वो नीतीश बाबू ही होंगे। एक सीधा रिएक्शन पहले राहुल लाल जी आपसे लूंगा। ये बात तो मैं सहमत हूं इससे कि जैसे ही धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ था, बहुत ज्यादा ही शोर शराबा मच रहा था कि कहीं बिहार से बीजेपी जो है कि उन्हें हटाने के लिए और अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें उपराष्ट्रपति बना दे और फिर वहां पे बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो जाए। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने सीधे सीधे ब्रेक लगाया है। और हम सबों को पता था ये चीज कि नीतीश कुमार जी कभी भी उपराष्ट्रपति पद पे कम से कम अभी के समय में वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। और वो उन्होंने सख्त तेवर दिखाया है। तो जो आज जो उन्होंने सदन में बयान दिया है वो बयान मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव के लिए कम था और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय आला कमान के लिए ज्यादा था कि रिटायरमेंट अभी मंजूर नहीं है, अभी रिटायरमेंट नहीं चाहिए। अभी बिहार के राजनीति में सक्रिय चेहरा हूं, आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर वो इसलिए देखिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर देखिए वो गिनती भी करा दिया। उन्होंने 9 महीने के जीतन राम मांझी के पीरियड का भी गिनती कराया। फिर जब वो महागठबंधन में आए उसकी भी गिनती कराया। वो शिकायत के लहजे में कह रहे थे, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट संकेत था कि अगर आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए दरवाजे महागठबंधन के लिए भी खुले हुए हैं। तो वो संकेत सीधे सीधे वो स्पष्ट तौर पर दे रहे थे। और अब जो चुप्पी है उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है जिसके ऊपर अभी इस समय बिहार से लेकर दिल्ली तक की जो है कि पूरी आबो हवा गर्म है, इस समय SIR को लेकर पूरा जो मामला है वो बड़ा गर्म है। मैं उसके ऊपर खाली संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा शुरुआत में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सुझाव, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आशीष जी देखिए आप कानूनी मामले के दाव पेच को बहुत गंभीरता से बहुत वर्षों से आप देखते हुए रहे और दर्शकों को बताते हुए भी रहे। अब आप सोच के देखिए सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो हलफनामा डाला है वो हलफनामे में कुछ तथ्य इतने ज्यादा हास्यास्पद किस्म के हैं। उसमें एक तो यह डाला गया है कि जो बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र है उसकी संख्या 14 करोड़ बताई गई। अरे भाई बिहार की आबादी 12-13 करोड़ की बिहार की मैक्सिमम आबादी होगी अभी इस समय। 14 करोड़ लोगों के पास आवास प्रमाण पत्र कहां से हो जाएगा? तो वो तो हम लोग अगर जमीन पे जाके ग्राउंड पे देखें आवास प्रमाण पत्र के मामले को लेकर, अगर 14 करोड़ लोगों के पास आवास प्रमाण पत्र होता तो लाखों की संख्या में लोग आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो कि कार्यालयों में भीड़ नहीं लगाते। तो ये तो एक ऐसा दोहरापन का मामला है। और बिहार में मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि हमें तो एक भी मतदाता नहीं दिखे जिनको पावती मिला हो, एक्नॉलेजमेंट पेपर मिला हो, जो एक दस्तावेज BLO पे लेना था और एक मतदाता के पास होना था। मतदाताओं के पास कहीं पर भी पावती पत्र नहीं। लेकिन राहुल लाल जी आपको कोई ऐसा मतदाता भी दिखा क्या जिसका नाम काट दिया गया था? देखिए ऐसे तो कई सारे मतदाता मिले ही हैं। एक मतदाता का तो काफी ज्यादा चर्चा में, एक मतदाता जोधपुर से जो है कि वो बिहार जाता है और BLO उसका फॉर्म खुद ही भर देता है, BLO माफीनामा भी लिख के देता है उसको आशीष जी। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के जो पूरे फर्जीवाड़े की तमाम जो दृश्य दिख अच्छा, इतना फर्जीवाड़े पे सवाल उठाया जा रहा है तो BLA कहां है भाई? अब काम करने वाला कौन है आशीष जी? इलेक्शन कमीशन ही जो है ना। BLA की सुविधा है ना। राजनीतिक पार्टियां इतनी कह रही हैं कि हमारा वोटर कट जा रहा है, हमारे लोग कट जा रहे हैं, जानबूझकर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो BLA कहां है?
बीएलए तो है, लेकिन उनको सुनने के लिए कौन तैयार है? उनको सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है ना। सत्तारूढ़ पार्टी के बीएलए को तो महत्व मिल रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जा रहा। यही कारण है कि बिहार विधानसभा से लेके दिल्ली के संसद पत्र का मानसून सत्र जो है वो एसआईआर के नाम से पूरी गर्म है वो। तो ये हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन का, मैं एक ही चीज कहूंगा, 1995 में इलेक्शन कमीशन में टीएन शेषन थे और बिहार के विधानसभा चुनाव से इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जबरदस्त प्रतिष्ठा हासिल की थी, बड़ी जबरदस्त प्रतिष्ठा। लेकिन 2025 में वही इलेक्शन कमीशन, वही बिहार का विधानसभा चुनाव और उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। प्रतिष्ठा को ही आपने दांव पर लगा दिया बिहार चुनाव में। कभी 2024 के लोकसभा में प्रतिष्ठा पर दांव पर लग जाती है, कभी कश्मीर के चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। भाई इलेक्शन कमीशन ना हो गया कि हर समय उनको क्या नाम है, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मैं आपको राहुल लाल जी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने सालों से मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर किया है, तकरीबन 2 दशक हो गए, उतने ही 2 दशक से मैं इलेक्शन कमीशन भी कवर कर रहा हूं। तमाम मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्ताएं, सबके मैंने इंटरव्यू भी किए, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई और हमेशा उन्होंने ये कहा कि आशीष भाई हमें हर बार जब भी चुनाव होता है ना तो एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आशीष जी देखिए, चुनाव आयोग अग्नि परीक्षा से गुजरता रहा, इसको कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन एसआईआर जैसी प्रक्रिया को जिस तरह से शुरू किया गया, आप बताइए कि अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि 96% लोगों के फॉर्म जमा हो गए। नहीं, एक बीएलए को 3-3 बार एक मतदाता के पास जाना था। तो स्पष्ट तौर पर जब बीएलए घर में ही बैठ के जब तक नहीं करेंगे सीधे सीधे, तब तक तो ये काम संभव नहीं है। और अभी तक इलेक्शन कमीशन वो आंकड़ा नहीं बता रहा है कि लगातार दस्तावेजों के साथ कितने लोगों ने जो है कि जमा किया है। और नागरिकता के पहचान के लिए भारत में कोई दस्तावेज है क्या? वो कहता है आधार कार्ड नागरिकता से संबंधित दस्तावेज नहीं है। तो क्या मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मैट्रिक के अंक पत्र जो है वो नागरिकता का दस्तावेज है? क्या आवास प्रमाण पत्र नागरिकता का दस्तावेज है? ये कैसे तर्क दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से? ठीक है, भूपेंद्र यादव जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। भूपेंद्र यादव जी, नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में जो भी कहा, उन्होंने अपनी चुप्पी भी तोड़ी और यह भी बताया कि वो स्वस्थ हैं, और तेजस्वी यादव को उन्होंने चुप करा दिया, ये कहा जा सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव अपनी बातों को जरूर उन्होंने रखा, लेकिन जब नीतीश बाबू बोलना शुरू हुए तो कुछ पलों के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को चुप करा दिया था। ऐसा है आशीष जी कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार का एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और नो डाउट कि वह बहुत ऑनेस्ट और जनता के साथ जुड़े हुए और सभी जातियों का सम्मान नेता भी है। ये राहुल लाल जी जो बोल रहे हैं, ये लग रहा है कि राजद और कांग्रेस का प्रवक्ता दिख रहे हैं, विश्लेषक कम है। मैं बता दूं मेरे भाई कि बिहार के अंदर में मानसून सत्र चल रहा है और बिहार के उन्नति और विकास के लिए यह जो है सत्र बहुत अहम रोल लेकर के आया था। लेकिन बिहार का विपक्षी आदरणीय तेजस्वी जी इस तरह से बिहार के हमारे लोगों का सपना को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहे हैं एक एसआईआर के माध्यम से, यह बहुत ही दुखद है। और पूरे बिहार की जनता इनकी मानसिकता को समझ गया है कि यह एसआईआर के लिए कम, लेकिन हमारा विकास के लिए ज्यादा बाधक ये सिद्ध हो रहे हैं। आज 3 दिन खत्म होने जा रहे हैं और ये काला पट्टी लगाकर काला कौवे की तरह ये काली पट्टी संसद में पहन के लोग बांध के जा रहे हैं, बिहार विधानसभा में काला कपड़ा पहन के जा रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग है। संसद की तस्वीरें हैं, काली पट्टी। ऐसा है भाई साहब, मैं आशीष जी बता दूं कि इनको टोपी एक सिर्फ पहनना बाकी है। बिहार की पूरी आम आवाम, गरीब जनता, पिछड़ा अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ने समझ लिया है यह बिहार के लिए हमारा सेवक नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी अहम मुद्दे बिहार के अंदर में है। भाई साहब आशीष जी मैं बता दूं कि हमारे माननीय बिहार के डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार ने आज बिहार को जो है ना बहुत बड़े बड़े तोहफे का उन्होंने डिसाइड करने का बिल पारित किया है। तो ये अब देख लीजिए कि इसमें हमारा 6 जो है मुद्दा था जो बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के आम आवाम, गरीब माताएं, महिलाएं के लिए, ये सारी मुद्दाएं जो है ना बिहार की जनता के लिए ये जो है ना उपयुक्त है और बिहार के कदम पर उन्होंने लाया, जिसमें जो है ना अब देख लीजिए बिहार में आपका जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विधेयक योजना 2025 ये जो है हमारा मतलब 6 प्रकार का योजनाएं का विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। अब बताइए आशीष जी कि बिहार की आम आवाम, गरीब जनता की भलाई के लिए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय सिन्हा जी, हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, पूरे एनडीए की जितने भी हमारे हैं
ये मिल बैठ करके विधानसभा से पारित करा करके गरीबों का जैसे पेंशन योजना था, ये सारे प्रकार के जो योजनाएं हैं ये लागू करनी चाहिए थी। उसमें उनकी जो सूझबूझ दिखता, एक विपक्षी होने के नाते उन्होंने सपोर्ट करता सरकार को, क्योंकि ये सारे बिहार के नौजवान और गरीब जनता के लिए ये मुद्दा हो रहा है। और ये बजट दी जा रही है, जो भी सुविधाएं दी जा रही, जैसे आपका बिजली, ठीक है। सुरेश पासवान जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। की दुश्मन की तरह जो है ना, मैं राहुल लाल जी आपके पास आऊंगा। सुरेश पासवान जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर राजेश तिवारी जी बोल ले, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुरेश जी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी है यहां पर भूपेंद्र जी ने, प्लीज। धन्यवाद आशीष जी। ये अभी मनोहर पोथी पढ़ने का समय नहीं है। जिस तरह से मनोहर पोथी पढ़ करके बता रहे थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जिन्होंने जीवन भर गाली दिया, जब उन्होंने आरक्षण लागू किया गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजलूमों के लिए, तो यही भाजपा आरएसएस के लोगों ने, सामंती लोगों ने किस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया और गाली दिया। कर्पूरी, कर्पूरा, धर छुड़ा, है ना, क्या क्या चीज नहीं, आरक्षण कहां से आई आगे मैं नहीं कह सकता हूं। तो इनके जेहन में, दिल में और दिमाग में आरक्षण और कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास का कहां से न जाने जो है उमड़ रहा है, यह परे है, दिमाग से सोचने से परे है। लेकिन आज चर्चा देश और भारत की संसद और बिहार का विधानसभा एसआईआर पर मांग रहा है। एसआईआर मतलब कल जो चुनाव होने वाला है उसके मतदाता का वोट, किसी भी जो सही मतदाता है उसका नाम नहीं कटे, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इस अल्प समय में करना चाहती है। तो नीतीश जी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी के भाषण के बाद जब एसआईआर पर सुझाव दे रहे थे, पॉइंट गिना रहे थे, तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात भी एसआईआर पर नहीं करके 2005 के पहले चले गए। यानी रटा रटा या तोता वाली बात। और बच्चा कहना नेता विपक्ष है, नेता विपक्ष है तेजस्वी यादव, यही नेता विपक्ष तेजस्वी यादव या बच्चा जो नीतीश कुमार जी कहते हैं अपने अहंकार में कि अभी तुम बच्चे हो, नेता विपक्ष को इस तरह से कहना हम समझते हैं कि उनके लिए बहुत अशोभनीय बात है। बिहार की जनता से इसको माफी मांगना चाहिए। और दूसरी बात, 2020 का चुनाव याद है, यही बच्चा सिर्फ 12,000 वोट हमारा कम था एनडीए से, वो भी बेईमानी से। अरे सुरेश पासवान जी, तेजस्वी यादव भी तो चच्चा चच्चा कहते हैं, वो बच्चा बोल दिए तो काहे इतना नाराज हो जाते हैं? बच्चे की तरह ही तो है जी। इस चच्चा को, इसी बच्चा से आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा गच्चा खाने वाले हैं, इसलिए वो ठीक कहते हैं। कभी तेजस्वी जी ने चच्चा के अलावा कोई बात नहीं कहा। हमारी चिंता हो रही है, लेकिन जिस तरह से मतदाताओं का वोट काटने का प्लान किया जाए, जिस तरह से एफिडेविट दिया है, कल इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से एफिडेविट दिया है, वह चिंता का विषय है। वह चिंता का विषय कि 14 करोड़ लोगों के पास आवासीय सर्टिफिकेट है बिहार में, मात्र 2 करोड़ लोगों, 2.6। सुरेश पासवान जी, आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू आ रहा है, मैं आप नेटवर्क की कनेक्टिविटी ठीक होते के साथ मैं आपके पास आऊंगा। राजेश तिवारी प्रवक्ता है जेडीयू के, एक रिएक्शन तब तक उनसे ले लेता हूं, फिर सुरेश जी मैं आपके पास आऊंगा। राजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? राजेश तिवारी जी के पास भी आवाज नहीं जा रही। राहुल लाल जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए आशीष जी, राजनीतिक विश्लेषक को आरजेडी का प्रवक्ता कह देना, कांग्रेस का प्रवक्ता कह देना बहुत आसान सा मामला है। अरे पत्रकारों को भी तो कह दिया जाता है, तो काहे इतना बुरा मान रहे हैं? ये तो चलन में आ गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, काहे इतना बुरा मानते हैं? मैंने तो बुरा मानना ही छोड़ दिया। मैंने भी छोड़ दिया। मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसका प्रवक्ता कहना चाहिए, मैं तो सच के साथ हूँ, सच का प्रवक्ता कहता रहूंगा। सच नंबर 1 बिहार को लेके, तो एसआईआर में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने हलफनामा में मान ही लिया कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठी, कोई म्यांमार का घुसपैठी, कोई घुसपैठी नहीं है यहाँ पे, 689 पेज के पेज में कहीं पर भी उसका वर्णन नहीं लिखा गया है, तो फिर बिहार में और बाकी जगह पे फिर तब तो फिर आपका एसआईआर का मतलब क्या बचा? ये संसाधनों का खर्च क्यों किया जा रहा है? और संसाधनों का जो खर्च और समय की अपव्यय, तमाम तरह की जो चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, एक फर्जीवाड़े के लिए कर रहे हैं। आप कैसा संदेश देना चाह रहे हैं?
बिहार की जनता देखिए स्क्रीन पर सब कुछ सुहाना लगे, सब कुछ अच्छा लगे, वो इलेक्शन कमीशन हलफनामा में भी बोल रहा है कि हमने तो बहुत शानदार काम कर दिया है, लेकिन जमीन पे जनता को पता है, अधिकांश लोगों को बहुत जगह तो ऐसी स्थिति बन गई है कि जो मृतक है, मर चुके हैं लोग, उनका भी फॉर्म जो है कि अपलोड कर दिए गए हैं बीएलओ की तरफ से। यानी जो रियल में इलेक्शन कमीशन को हटाना चाहिए था, वो हटाने का काम भी आपसे नहीं हुआ है। तो आप ये जो 9/13 की कहानी कर रहे हैं, कम से कम भारतीय लोकतंत्र को स्वच्छ और पवित्र रखिए। इलेक्शन कमीशन का दावा क्या है आशीष, आर्टिकल 326, क्योंकि ये कहता है कि 18 वर्ष होना चाहिए, उसकी जो है कि नागरिकता होनी चाहिए। तो तब तो तीसरा नंबर एक और पॉइंट है उसमें कि जो लोग जो है कि मानसिक रूप से संतुलित हो वो वोट देने के अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं हो। तो मैं तो इलेक्शन कमीशन को सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो 1-8 लाख जो है कि मानसिक चिकित्सकों की भी भर्ती कर लीजिए। जब आप नागरिकता परीक्षण का काम कर ही रहे हैं तो फिर जो 326 आर्टिकल कहता है कि भाई मानसिक रूप से योग्य व्यक्ति होने चाहिए, वो उसका परीक्षण भी कर लीजिए, एक मतदाता का दिमागी परीक्षण। ठीक है, एक रिएक्शन भूपेंद्र यादव जी से इस पे ले लेते हैं। भूपेंद्र यादव जी। आशीष जी, मैं सुरेश पासवान जी से जानना चाहता हूं, ये जो बोल रहे हैं आदरणीय नीतीश जी के बारे में और ये डबल इंजन की सरकार के बारे में, मैं बता दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी यही एक ऐसा व्यक्तित्व है कि आज आदरणीय तेजस्वी जी को हार में हल्दी लगा उप मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हुआ। इनको तो 14 बार गोर लगना चाहिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को। अच्छा। क्या बात करेंगे रे भाई, ये लोग किसी का है ही नहीं। ये लोग ना तो बिहार की जनता की है और ना तो किसी सोसाइटी। लेकिन ये बताइए भूपेंद्र जी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और आरजेडी के नेता को क्या डिप्टी सीएम बनने का भी हक नहीं था सरकार में? ऐसा है, मैं बता दूं कि ये हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी पछता रहे थे, कह रहे थे कि अरे भाई हम तो अपनी जो है प्रतिष्ठा बचा कर चले आए, और नहीं तो ये लोग लूटपाट करने वाले लोग हैं, ये लोग सोर्स के लुटेरी लोग हैं। ये ऐसे जो है ना कारनामे किए हैं बिहार के नौजवानों के साथ इन्होंने। अब बताइए कि नौकरी में जो है ना ये इतनी धांधली तरीके से किए हैं। हरियाणा के एक संजय यादव है जिसको गोगा डॉन खोजता है और वह जाकर के बिहार में शरण लेकर के राज्यसभा मेंबर बन जाता है। तो उस समय डोमिसाइल नीति इनकी कहाँ चली गई थी? बिहार की जदुवंश और मुसलमान भाई पिछड़ा इनको वोट देता है, इनको 75-76 को जो है ना इनको विधायक देता है, और इन्होंने जो है ना राज्यसभा भेजने की बात आती है तो हरियाणा से संजय यादव जिसको गोगा डॉन खोज रहा है, हरियाणा से प्रेमचंद गुप्ता, हरियाणा फिर मनोज झा। ये कौन सी नीति पर इनका जो है ना पार्टी है भाई? ठीक है, राजेश तिवारी जी का ऑडियो ठीक हो गया है। राजेश तिवारी जी से कमेंट ले ले। राजेश जी प्लीज। सवाल क्या था? सवाल हम नहीं सुने थे। देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तरह से उन्होंने रिटर्न किया, आज जो उन्होंने चुप्पी तोड़ी, पिछले कई समय से नीतीश जी पर यह आरोप लग रहे थे कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य भी ठीक है, मैं पूरी तरह से फिट हूं और मैं ही एनडीए का सीएम पद का चेहरा हूं। और उन्होंने जो कटाक्ष किया तेजस्वी यादव पर, उस पर आपका रिएक्शन। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं सुरेश पासवान जी, उनका भी नेटवर्क ठीक हो गया। पहले राजेश जी आप बोलिएगा। देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष जिस तरह से लोकतंत्र का मंदिर विधान मंडल में जिस तरह से कार्यवाही को बाधित कर रहा है, ये लोकतंत्र का शर्मसार करने वाला है। जिस लोकतंत्र में अब मंदिर में विपक्ष पर कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर बैठा करते थे, आज दुर्भाग्य से ऐसे विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं जो इस विधानमंडल दल का सम्मान करने के तो बात छोड़ दीजिए, उस लायक भी नहीं है। क्या बात है? किस कारण आप इस तरह का कार्यवाही बाधित कर रहे हैं जो जनता का पैसा की कमाई से जो विधानमंडल चलता है? क्या कारण है? आप जिस एसआईआर की बात कर रहे हैं उस एसआईआर को तो आप माननीय न्यायालय में गए हुए हैं। इसी तरह से 10 जुलाई को डेट था, 9 तारीख को आप पूरा बिहार में चक्का जाम कर दिए। किस तरह के चक्का जाम से किस तरह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है, महिलाओं तक का किस तरह से आप लोग का जो गुंडे थे वो टॉर्चर किए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या कारण है? आप माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते थे, जो माननीय मुख्यमंत्री एक दिन भी घर पर नहीं बैठते हैं, कभी गंगा जी का, कभी कहीं पुल का शिलान्यास करते हैं, तो कोई हमेशा कहीं ना कोई कार्य करते रहते हैं। लेकिन उनके सवाल पर क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट चोरी करने का, सिर्फ जनता को बरगलाने का सिवा और कहीं कुछ नहीं है। न्यायालय पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही न्यायालय के
भरोसे आप आज बेल पर हैं, उसी न्यायालय पर के भरोसे आपके पिताजी बेल पर है, यहाँ तक कि पूरा परिवार बेल है। और 28 जुलाई को जब डेट पड़ा हुआ है कि 28 तारीख को माननीय न्यायालय ने SIR पर सुनवाई फिर से दोबारा करेगा, तो उसके बाद हाई तौबा मचाने का क्या मतलब है? अरे राजेश तिवारी जी, आप पूरे परिवार पर कर रहे हैं। कानून की भाषा में तो कहा जाता है कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, और जो संविधान है और जो कानून है उसी हिसाब से तो जमानत दी गई है। एकदम, तो वही तो हम कह रहे हैं कि तब आपको न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। तब इस तरह से जो आप हथकंडा अपना रहे हैं, वो हथकंडा अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस SIR को लेकर के आप इस तरह का गुमराह कर रहे हैं, वो SIR कह रहा है कि ठीक है, आपको जितना समय मिला है उसके बाद फिर से आपका कटनी चटनी होगा, जिसका डाउट है, किसी को अगर क्लेम है तो वो क्लेम करेगा, उसके बाद प्रकाशित करेगा। लेकिन राजद के पास कोई इशू नहीं है। विपक्ष इस तरह से गुमराह किए हुए, यहाँ से लेकर के लोकसभा तक किस तरह से आप सरकार को कमियां निकाल रहे हैं, वो सरकार के कमियां निकालने के पहले अपना कमी देख लीजिए कि आपका स्थिति क्या है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता अब चुनाव में जा रही है, आपका अगर जो काम है अपना काम दिखाइए, लेकिन आपके काम का आज मुख्यमंत्री जवाब दे दिए कि आप जो इस तरह के उनके स्वास्थ्य के लेकर के इतना दिन से धरना फैला। लेकिन ये बताइए राजेश तिवारी जी, सत्ता में तो आप हैं, वो अपना काम कैसे दिखाएंगे? अरे काम क्रेडिट चोरी करके तो दिखा ही रहे हैं, नौकरी के बदले कह रहे हैं कि नौकरी हम दिए हुए हैं, ये क्रेडिट चोरी ही है। और कोई भी काम ये जिस तरह से अपना दिखा रहे हैं, कभी ये काम तो ये किए ही नहीं है। काम करने के समय ये अरे 20 साल से आप लोग हैं, तो वो काम कब करेंगे? अरे इनको 17, ये तो कहते हैं कि 17 महीना बना 17 साल कहते हैं, और क्या स्थिति हो गया 17 महीना में? 17 महीना में स्थिति ये कर दिए कि जब ये 9 अगस्त 2022 को ये सत्ता में आए तो राजद के अकाउंट में 3.5 करोड़ था, और जब इनको हटाया गया तो 93 करोड़ 50 लाख रुपया हुआ। ये इनका कमाई का स्रोत है, ये इनका उपलब्धि है। तो जांच करा लिए होते ना, महकमा तो आप ही के पास है, पुलिस महकमा, जांच करा लिए होते, कहां से आया? जांच हो रहा। अरे ये लोग तो इस तरह का भ्रष्टाचारी है कि इनके पास तो दर्जनों केसेस है, तो एक और बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? ये जिसके पास एक भी जिस पर नहीं मुकदमा होता है वो डरता है। लेकिन राजेश तिवारी जी, इस मुकदमे की जानकारी मुझे नहीं है। मैं आपको ईमान से बताता हूं कि आपने ऐसा कोई मुकदमे का आदेश दिया हो, ऐसी कोई जांच चल रही है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देख, हम मुकदमा का कहने का मतलब कि इनके पास दर्जनों मुकदमा है इन पर। कभी लैंड फॉर स्कैम का है, चारा घोटाले का है, तो मिट्टी उगाई का है, तो माल ज्यादा है, तो कोई भाईचारा में किस तरह से जमीन लेगा है, उस पर बहुत सारे जो मुकदमे हैं। तो इन पर वही हम कह रहे हैं कि इस पर एक और है, इन पर अगर मुकदमा हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है? अभी हुआ नहीं है। ठीक है, सुरेश पासवान जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, प्लीज सर। देखिए, बात SIR का हो रहा है। अरे बात हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं, न तो अपने 20 साल का उपलब्धि बताते हैं, इस सीधे चले जाते हैं। या इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं सीधे चले जाते हैं 2005 के पहले महिलाओं को कुछ नहीं था, महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, महिलाएं अच्छा नहीं दिखती थी। अरे शर्म करना चाहिए ऐसे बातों से। सियासत करने वाले 20 साल से राजपाट चलाने वाले लोगों को महिलाओं का सम्मान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं आप, जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता जान रही है। और फिर क्यों, अगर दाल में काला नहीं है तो विधानसभा में मतदाताओं के ऊपर SIR जो हो रहा है गलत तरीके से, उस पर बहस कराने से क्यों भाग रहे हैं? लोकसभा में क्यों भाग रहे हैं? क्या वजह है आपको? अरे 3 दिन के सदन में आप क्या विकास की बात लेकर के आए हैं? पटना में पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े जो है हत्या किया जा रहा है, खेमका का हत्या किया जा रहा है, कानून व्यवस्था शर्मरा करके बिल्कुल खत्म हो गया है। बोलने और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, 1500, ये हमारे योजनाओं का केवल नकल कर रहे हैं। इनके पास ना कोई विजन है। ठीक है सुरेश जी, विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं, फिर आपका रिएक्शन लेंगे। विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाई प्लीज। अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है
भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए। सुरेश पासवान जी, आपने पूरे बयान को सुना होगा। एक विधायक का जिक्र कर रहे हैं, राजद के ही विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने जो बयान दिया कि भाई ये सदन किसी के बाप का नहीं है। हालांकि स्पीकर ने माफी मांगने के लिए भी कहा था, लेकिन इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। वाकई में देखिए, वाकई में सदन बिहार की जनता, नेटवर्क में इश्यू आ रहा है सुरेश पासवान जी आपके। चलिए मैं आपके पास आता हूं। राजेश तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बात नहीं है सर, आज उनके भाई वीरेंद्र कहें कि किसी का बाप का सदन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही जो तेजस्वी यादव नेता है प्रतिपक्ष के, वो बापू सभागार में कहे कि ये देश किसी का बाप का नहीं है। ये इन लोगों का ये गुंडागर्दी अभद्र भाषा तो इन लोगों का संस्कार है। ये संस्कार तो पार्टी है नहीं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, बिहार में लोकतंत्र, बिहार लोकतंत्र का जननी है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो समतामूलक समाज और न्याय के साथ विकास का एक पुरोधा है, जिन्होंने कहा कि 2 दिन बचा हुआ है। ये इतने विरोध के बाद भी हम लोग का जो बजट होता है और जो बिहार के महत्वपूर्ण जो भी विकास का कार्य है वो प्रस्ताव को पारित कराया जा रहा है। लेकिन इन लोगों का तो सिर्फ दिखाना है कि जनता को कि देखिए हम विरोध कर रहे हैं, हम SIR पर हम पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कैसे आपको लगा कि वही आप ही का जो छट रहा है वो विरोधी है, आप ही का वोटर है। वो हमारा भी वोटर हो सकता है, वो बीजेपी का भी वोटर हो सकता है, वो किसी भी दल का वोटर हो सकता है। लेकिन ऐसा इन लोगों का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति इन लोगों का SIR का एक माध्यम मिल गया कि SIR पर ये राजनीति करें। ठीक है, राहुल लाल जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो मैं ये कहूंगा, अभी कह रहे थे कि 18 बार बोर्ड लगना चाहिए भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र जी भाई 2020 में लालू यादव जेल में थे, बाहर भी नहीं थे, तब भी बिहार के विधानसभा के चुनाव होते हैं और सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो है कि राष्ट्रीय जनता दल उभरती है। ये तथ्य है। तो फिर अब दूसरी चीज कि आप 2005 से बिहार के सत्ता में हैं भाई, आप लोग 2005 से अब 2025 20 साल हो गया है। अब अभी भी वर्तमान में मर्डर हो रहा है, बिहार में कानून का राज नहीं है। अब बताइए, आप अभी भी पुराने 90 के दशक में जा रहे हैं। अच्छी बात है, 90 के दशक में आपको जाने का पूरा अधिकार, आप 80 के दशक में जाइए, 90 के दशक में जाइए। लेकिन बिहार में आज जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी हुई है उसकी जिम्मेवारी कौन? केवल ये कह देने भर से कि नहीं विपक्ष के लोग ही जो है कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, तो विपक्ष के लोगों को आपने क्या खुली छूट दे दी है लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए? स्थितियां नहीं बदली आशीष जी। मैं तो कह रहा हूं बिहार में जंगल राज का आधुनिकीकरण हो चुका है। अच्छा, एक नया शब्द आधुनिकीकरण हो चुका है जंगल राज का। भूपेंद्र यादव जी से रिएक्शन ले लेता हूं। ये राहुल जी को तो मैं पहले ही बताया आशीष जी, ये जो है ये एकदम प्योर प्रवक्ता है और ये कांग्रेस के द्वारा भेजी गई गूंगी है। ये हम लोग की बिहारी भाषा में कहा जाता है राजद के द्वारा। देख लीजिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और लोकतंत्र की बिहार धरती है और उस सदन में बिहार की जनता के हित की बात इन्होंने नहीं होने दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है महाराज। ये जो है आशीष जी, SIR पर बोलने का उनका कोई नैतिक अधिकार लेकिन नहीं। भूपेंद्र जी, राहुल लाल जी के बारे में ये बात भी मान लीजिए कि जिस पिच पर लाके आपको वो खेलना चाहते हैं उसी पिच पर आप लोग आ भी जाते हैं। अब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको आशीष जी, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये सही बात है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ये कहते थे समाज सोसाइटी के अंदर में, जब भी बोलते थे कि जेल मेरा गुरुद्वारा है, तो हम तो कहते हैं उनको तो उसी में जाके लंगर चखिए ना। अब तो संदेश देते थे बिहार के जो है ना पूरे समाज सोसाइटी को, जेल मेरा गुरुद्वारा है। ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे ये लोग? भाई ये लोग लठन पटंत वाले लोग हैं, ये जो है ना बोल रहे हैं राहुल जी, ये क्या बात करेंगे? राहुल गांधी जी, कांग्रेस का तो बिहार में जो है ना जमीन नहीं है, सिर्फ लालू जी के पास जंगल बचा हुआ है। वो जंगल को लेकर के क्राइम चला रहे हैं कि किसी तरह नीतीश बाबू का सुशासन, एनडीए के सुशासन को
धजिया उड़ाओ रे भाई। ये जो भी क्राइम हो रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्राइम हमारा जो है 99% डिटेक्ट होता है मेरे भाई। ये क्राइम का जवाब जो है ना हमारे सुशासन बाबू देने का काम कर रहे हैं। अब देखे होंगे एक भी जो है ना क्राइम में हम लोग किसी को छूट नहीं देते हैं। ये सारे का सारे क्राइम डिटेक्ट हो रहे हैं और सारे के सारे गुंडों को जो है ना सुधार करके जेल के अंदर में कानून के अंदर किया जा रहा है। ये क्या बात करेंगे, इनके रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे बिहार के अंदर में, हमारे रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होते हैं। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के अंदर में एक सीएम हाउस से बैठ करके ये गुंडे लोगों को जो है ना संचालन करते थे। ये क्या बात करेंगे, बिहार की पूरी जनता जानती है। इनको जो है 2010 वाली स्थिति में बिहार की जनता लाने जा रही है भाई साहब। अब हम लोग चुनाव के लिए जो है ना एकदम लगौटा कस चुके हैं और बिहार की जनता की चरण में जाकर के हम लोग समर्पित होने जा रहे हैं और वही जनता इनको चुन करके 2010 वाली स्थिति में देखिएगा ये लोगों को भेज देगा। ये 21 सीट पर ही आकर के सिमट जाएंगे और आने वाला फ्यूचर में अपनी संपत्ति भी नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने रिसोर्स को बिहार को लूट करके। ठीक है, सुरेश पासवान जी से, सुरेश जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। सुरेश जी प्लीज। ये जो 2010 वाली बात कर रहे हैं ना, अपने तो इनका लड़ने का ताकत हुआ नहीं तो इलेक्शन कमीशन को सामने ले आए हैं। रहा न कुल कोई रोवन हारा, ऐसा स्थिति इनका होने जा रहा है। बिहार की जनता करने जा रही है कि इनको दहाई में भी नंबर नहीं आने जा रहा है। जनता सीधे जो है इनको एकदम बिल्कुल मतलब विपक्ष के लायक भी नहीं रहने देगा। ये स्थिति है। ये क्या अहंकार में बोल रहे हैं कि 2010 की स्थिति। अरे बहुत बड़े बाहुबली है, बहुत बड़ी पार्टी आपकी है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए। भारतीय जनता पार्टी, मैं चैलेंज करता हूं, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है? अरे नीतीश कुमार को तो फिनिश करने में आप लोग लगे हुए हैं, नीतीश कुमार को तो खत्म करने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। अपना चेहरा बताइए। केवल गेरुआ कपड़ा पहनने से नहीं होगा, बिहार की जनता का नब्ज टटोलना पड़ेगा। ठीक है, राजेश तिवारी जी जवाब दीजिएगा। जो है अरमान जो है आशीष जी, इनको अपना युवराज की चिंता करना चाहिए कि उनका राजनीति खत्म हो रहा है। आज जिस बात को ये कर रहे हैं और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि जंगल राज से भी बहुत बड़ा स्थिति है। मैं इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता राहुल लाल जी से पूछ रहा हूं, आप जितना अभी हत्या का बताए हुए हैं, आप एक हत्या का बता दीजिए और मैं उसका कारण बता रहा हूं कि व्यक्तिगत और सामाजिक कारण हुए हैं। कोई राजनीतिक या कोई आप एक बता दीजिए कि कोई भी जो है रंगदारी मांगा गया हो किसी से भी, कोई भी जिसका हत्या हो या FIR दर्ज किया हो कि मेरा हत्या का आशंका है। किसी का भी अगर ये कह दीजिए कि फिरौती मांगा गया हो, किसी का अपहरण हुआ हो, ये वो नहीं है। और आप कह रहे जंगल राज, अरे यार जंगल राज में 118 नरसंहार हुआ था। मियापुर में कितना लोग मारे गए थे, शंकर बिगहा में कितना लोग मारे गए थे। आप चलिए, आप एक एक आंकड़ा बताइए, हम बताने के लिए तैयार है। राहुल लाल जी जवाब दीजिए इस पर। इंडिया गठबंधन के तरह से सिर्फ कागजी कार्रवाई। मैं जवाब दे रहा हूं ना। NCRB के आंकड़ों में बिहार में 2022 में करीबन जो है कि 3000 हत्याएं, 2958 NCRB के आंकड़ों में दर्ज है। अब मैं आपको बताता हूं लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। राजेश जी सुन लीजिए, 2005 से सत्ता में है और अभी भी बिहार में हत्याएं हो रही हैं। अरे हत्या के बाद कहां कार्रवाई नहीं होती है? कौन सा दलील है कि हत्या हो गई उसके बाद अपने हत्यारे को पकड़ लिया? लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि हत्यारे को हत्या करने से डर लगे। अरे आप बगल के पड़ोसी राज्य को देख लीजिए, 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में। आप आशीष जी किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। 2017 से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कितना बदला और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है जो सीमावर्ती क्षेत्र के निवासी। चलिए राहुल लाल जी, आज आप पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा। कम से कम इस बात को स्वीकार करते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर 2017 के बाद बहुत बदला है। तुलना कर रहा हूं ना आशीष जी। नहीं, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 2017 से पहले का जो यूपी था और 2017 के बाद का जो यूपी है वो बदला हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को। मैं मानता हूं जो चीजें बदली हैं वो बदली हैं। और मैं कह रहा हूं अगर उत्तर प्रदेश में 8 साल में योगी आदित्यनाथ ये बदलाव कर सकते हैं तो बिहार में 20 साल में ये बदलाव क्यों नहीं? ठीक है, राजेश तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। राजेश जी प्लीज। बिना उदाहरण के बाद एक उदाहरण तो दीजिए कि जहां पर आपको लग रहा है कि राजनीतिक हत्या किया गया, रंगदारी मांगा गया हो, अपहरण किया गया हो, बलात्कार, वो एक उदाहरण तो दीजिए। एक उदाहरण तो राहुल लाल जी उदाहरण दीजिए, बताइए भाई, आप इतना आरोप लगा रहे। अरे उदाहरण में अभी दे देता हूं। ये बताइए ना, पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से गए लोग बोले, आप सोचिए CCTV कैमरे होते हैं, लोगों को डर होता है आशीष जी कि वो माथे पे जो है कि कुछ हेलमेट पहन ले, गमछा लगा ले, कुछ भी कर ले।
अरे वो तो अरे राहुल लाल जी, इस बात को तो आप भी जानते हैं ना, वो गैंग वॉर थी। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो गैंग वॉर है तो वो संगठित क्राइम किसे कहते हैं आशीष जी? आपने तो मेरे बातों की पुष्टि कर डाली। गैंग वॉर और संगठित क्राइम में कोई अंतर है क्या? ये कहता है राजेश तिवारी जी की मैं संगठित। ठीक है राजेश तिवारी जी जवाब दीजिएगा। राहुल लाल जी और राजेश तिवारी जी को स्क्रीन पर लाया जाए प्लीज। राजेश जी जवाब दीजिएगा। अरे इनका ये सिर्फ यही तो हम कह रहे हैं, कोई भी घटना अगर जो हो रहा है, कोई भी घटना अगर घट रहा है, अगर यहाँ दानापुर, सुनिए पहले बात, आप सिर्फ गूगल सर्च करके मत आइए, जो भी जानकारी है तथ्य लेकर के आइए। ये सिर्फ राजनीतिक समीक्षक बन गए हैं और ये आप जिस प्रचारक को हत्या का बता रहे हैं, उसके पत्नी ने उसका हत्या करवाया, ये उसके साक्ष्य मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर का हत्या हुआ, उसकी पत्नी ने उसके पसीने पर चढ़कर 17 जाग को मारा। पूर्णिया में 5 आदमी का हुआ तो डायन के चलते उसके पड़ोसी ने उस पर अटैक करके उसके अंधविश्वास के चलते मारा। और जो घटना घट रहा है व्यक्तिगत समाज, कोई ऐसा राजपथ नहीं जहां पर ये सब हो रहा हो। डायन के नाम पे हत्या को जायज ठहरा रहे हैं। डायन के नाम पे क्या बात कर रहे हैं? उसमें अपराधी मांगा गया है, क्या बात? वो कौन है सब आपका? या जिस राज्य में ऐसा नहीं होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कि अगर उसमें सरकार का फेलियर होता है, कोई अगर डाइन जान करके तुरंत अटैक करते तो फिर वो ये ऐसा नहीं होता है। हम आपके बगल में अगर बैठे हुए आपको चाकू मार दे तुरंत ये करते तो आप कहेंगे कि आप कहिएगा कि ये नीतीश कुमार के दोस्त है कि हमको कोई ये कर दिया। ये जो भी देखिए यही होता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा फैलाना चाहते हैं, लेकिन प्रोपगंडा आपका बिहार की जनता जान रही है। आप जितना प्रोपगंडा फैलाना है फैला लीजिए। बिहार की जनता सच्चाई देख चुकी है, सच्चाई को देख चुकी है, इसलिए 20 साल से बाहर की हुई है। और आपके जैसा राजनीतिक समीक्षक रहेगा तो 20 साल और बाहर रहेंगे, और कोई बात नहीं है। ठीक है राहुल लाल जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मैं सुरेश पासवान जी आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ का जिक्र हो रहा था तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया है। इस दौरान सीएम योगी ने जल दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया है। सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव से प्रदेश के लोगों के लिए सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक कर रहे थे। जल दूध से भगवान का अभिषेक जिस वक्त योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया है। इस दौरान सीएम योगी ने जल दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया है। सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव से प्रदेश के लोगों के लिए सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की है। ये तस्वीरें रुद्राभिषेक की हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है और इस मौके पर रुद्राभिषेक की जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गोरखपुर की तस्वीरें हैं, गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर विधि विधान के साथ सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया है। इस दौरान सीएम योगी ने जल दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया है। उसकी तस्वीरें जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रुद्राभिषेक की जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। अब आपको सीधे संसद भवन लिए चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे।
तो वो तो डिस्कशन होगा। अब देंगे, बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड में रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ आए, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। थैंक यू। नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुन रहे थे। सरकार पर हमलावर हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार जवाब देगी, इस बात को उन्होंने कहा। लेकिन इस बात को भी उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री अभी बाहर है, उसके बाद आने के बाद वो जवाब देंगे। लेकिन राहुल, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। आपने सुना नेता विपक्ष के, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के इसी बयान पर अपने खास मेहमानों से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो भूपेंद्र जी आपसे होगा। राहुल गांधी ने साफ कहा कि इलेक्शन जो है वो चोरी किए जा रहे हैं हमारे मुल्क में। इस में चोर मचाए शोर, ये लोग चोरी करने वाले लोग, इनका पुरखे ने इस देश को चोरी करके पूरे देश पर जो है ना 55 साल राज किया, और पूरे देश को क्या दिया। इस देश के अंदर में ये जो भी हम समझते हैं कि आज जो देख रहे हैं हमारे बिहार का, खास करके जो हम लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं, इन्हीं के द्वारा किए गए खाने। 35 साल जो है ना इन्होंने बिहार पर शासन किया, और आज वोटर लिस्ट के नाम पर जो है ना SIR की बात कर रहे हैं। ये 65 सालों तक इन्होंने SIR करता रहा, तो कभी ना इस तरह का क्वेश्चन नहीं उठाया होगा किसी ने। या विपक्षी हो या हमारा भी विपक्षी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। समय की कमी है। राजेश तिवारी जी, आप बताइएगा राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी का बयान देखिए, इतना हास्यप्रद है। इनका उम्र जो है 55 का, बुद्धि 55 का। देश में आजादी के बाद पहला ऐसा हुआ कि जहां पर वोट चोरी के बदले में मतदान कराने में देश के प्रधानमंत्री यानी इनकी दादी जी उस समय तत्कालीन जेल जाना पड़ा था। ये ऐसा सर्वनाश जो है आजादी के बाद देश को देखना नहीं पड़ा। उनके पोता जो ये अपने आप को उनको आदर्श मानते हैं, आज बताइए आकर के इस तरह से कह रहे हैं। देश के लोग सुन करके हंस रहा होगा, जिसके दादी जेल गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनारायण ने जो केस किया था रायबरेली को लेकर के, जिसको लोकसभा में वो जेल गई थी इंदिरा गांधी जी, और वो आज हमको सिखा रहे हैं कि हमने पकड़ लिया,
हमने ये कर दिया, ये ठीक है। अरे क्या बात कर रहे हैं? सुरेश इस तरह का पासवान जी, मजाक मत एक रिएक्शन आपका। देखिए, पूरी देश और दुनिया कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी होकर काम करना चाहिए, लेकिन ये पारदर्शी होकर ट्रांसपेरेंट होकर के काम नहीं कर रहे। सच में राहुल गांधी जी ने जो कहा है महाराष्ट्र का, हरियाणा का और कर्नाटका का वोट जोड़ करके उन्होंने वहां परिणाम में परिवर्तित किया। बिहार में वोटर को काट करके यहाँ जो है साजिश कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा है, इंडिया गठबंधन जो कहा है, बिल्कुल सच है और इनकी चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, 30 सेकंड राहुल लाल जी, समय की कमी है, 30 सेकंड। आशीष जी देखिए, ये तो बिहार की जनता हंस रही होगी राजेश जी को सुन के, कितना गंभीर मामले को राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष संसदीय लोकतंत्र में है। जो नेता प्रतिपक्ष है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर वाले दर्जा में है। तो आप राहुल गांधी को बाल बुद्धि का कह दीजिए, वहां तेजस्वी को बच्चा कह दीजिए, ये राजनीति में चलने वाली चीजें नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उन गंभीर आरोपों का जो जवाब होना चाहिए वो जवाब देने में अब तक मुझे सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, बहरहाल ये तो अदालत तय करेगी। राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे, 20 सेकंड आपको भी देता हूं, वाइंड अप करना है, समय से ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन 20 सेकंड प्लीज राजेश जी। हमारा वही कहना है कि देखिए आज के डेट में इंडिया गठबंधन, अब देखिए ये लोग महाराष्ट्र पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन उसी वोट से अगर इनका झारखंड का सरकार बनता है तो वहाँ ये कहते हैं कि संविधान की जीत है, यहाँ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, समय की कमी है भूपेंद्र जी, समय की कमी है। भूपेंद्र यादव जी, राजेश तिवारी जी, सुरेश पासवान जी, राहुल लाल जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन राहुल गांधी ने जो अभी बयान दिया, उस बयान के सियासी मायने बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि इलेक्शन जो है वो हमारे मुल्क में चोरी किए जा रहे हैं, यानी सीधा आरोप यहां पर चुनाव आयोग पर उन्होंने लगाया। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, इस बात को राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर से वापस आएंगे, यानी विदेश दौरे से बाहर आएंगे, अब वापस आएंगे, तब इस पूरे मुद्दे पर यानी ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा होगी। लेकिन ट्रंप के बयान को भी उन्होंने उठाया, यानी कुल मिलाकर कहें तो आने वाले समय में भी बिहार की अगर विधानसभा की बात करें या फिर संसद की बात करें, इन दोनों में हंगामे के आसार बने रहेंगे, क्योंकि विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है।